हेलो, आइए आज शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, जिसमें आइए शुरू करते हैं O2 का ट्रांसपोर्ट। तो O2 का ट्रांसपोर्ट देखिए ब्लड के थ्रू होता है। तो ब्लड में जो होता है 97% जो होता है आपका 97% होता है वो RBC से बाइंड करके होता है। RBC से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, उससे बाइंड करता है। और 3% जो होता है 3% प्लाज्मा से डिजॉल्व होके प्लाज्मा में डिजॉल्व होके उससे ट्रांसपोर्ट होता है। और आपका जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड करता है। ठीक ना, डिलीवर्ड करता है। ये आपका कहाँ जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये टिश्यू लेवल तक जाता है। ठीक ना। और एक हीमोग्लोबिन से जो होता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करता है। ठीक ना। अब आइए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है वो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 1.34 ml जो होता है ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक ना। अब आ जाते हैं कर्व देखते हैं, आपका कर्व देखते हैं। तो कर्व में क्या होता है, एक तरफ आप लिख देते हैं परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक ना, और एक लिख देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक ना, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ले देते हैं। तो क्या होता है, आप एल्वेलाई लेवल पे देखेंगे। एल्वेलाई लेवल पे क्या होता है, ऑक्सीजन वहाँ पे आपका रहता है, आया रहता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड। डीऑक्सीडेटेड ब्लड में तो आपके वो रहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो रहता है उससे क्या होता है, शुरुआती स्टेज में जब बाइंड करता है तो हीमोग्लोबिन पहले तो सरफेस एरिया हीमोग्लोबिन का बहुत कम होता है, मतलब कंडेंस्ड होता है। जब इससे एक हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन बाइंड करता है तो जैसे जितने भी आपके हीमोग्लोबिन होंगे सबसे एक एक ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो धीरे धीरे कर्व राइज करता है। तो एक ऐसा स्टेज आता है जब ये खुल जाता है, मतलब आपका जो हीमोग्लोबिन है उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है। तो और जितने 3 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, 3 मॉलिक्यूल और भी जो हैं वो आके बाइंड करने लगते हैं। तो इसके कारण एक कर्व बहुत तेज़ी से राइज करता है। उसके बाद एक समय आने के बाद वो सेचुरेटेड हो जाता है, 97% सेचुरेशन होता है, 97% पे सेचुरेटेड हो जाता है, एक कर्व सीधा चला जाता है। तो इतना हो गया। अब जो होता है, हाँ, PO2 अब देखते हैं। एक आपका होता है P50। P50 पे क्या होता है, जो आपका ऐसा प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऐसा होता है, अप्रॉक्स आपका 25 से 28 के आसपास होता है mmHg। उस पर क्या होता है, जो आपका हीमोग्लोबिन है वो 50% सेचुरेटेड स्टेज में होता है। मतलब 50% आपका ऑक्सीजन अभी भी इस प्रेशर पे, इस ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे आपका 50% ऑक्सीजन बाइंड रहता है हीमोग्लोबिन से। इसका मतलब यही हुआ। ठीक ना। आइए अब देखते हैं राइट शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट। तो इसमें राइट शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट में क्या होता है, ये ऑक्सीजन लिबरेट करता है हीमोग्लोबिन। ठीक ना। तो इसमें H+ कंसंट्रेशन हाई रहता है। ठीक ना। टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक ना, टेम्परेचर हाई रहता है। और PCO2 इसमें बड़ा रहता है। तो इसके हिसाब से अगर देखिए H+ बढ़ा रहेगा तो यहाँ पर pH कम हो जाएगा आपका। ठीक ना। और यहाँ पे O2 PO2 कम रहता है। ठीक ना। ये होता है आपका टिश्यू लेवल पे, जब कोई टिश्यू को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो ये राइट शिफ्ट या डाउनवर्ड शिफ्ट आता है। राइट शिफ्ट यहाँ पे देखिए आप, राइट शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट ऐसे आता है। तो इसमें क्या होता है, सेचुरेशन आपका कम हो जाता है। और ये मतलब इसका सेचुरेशन पहले आ जाता है, कब 50 भी चेंज हो जाएगा। ठीक ना। अब ये हो गया। और जो ये होता है आपका PCO2 से बढ़ने से जो राइट शिफ्ट आपका आता है यही होता है बोर्स इफेक्ट। इसी को कहते हैं बोर्स इफेक्ट। ठीक ना। PCO2 बढ़ने के कारण जो आपका राइट शिफ्ट आता है इसी को कहते हैं बोर्स इफेक्ट। अब आते हैं लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है आपका, लेफ्ट शिफ्ट में ये होता है कि H+ कम रहता है। जस्ट इसके अपोजिट टेम्परेचर जो आपका रहता है एक कम रहता है, यहाँ पे हाई रहता है, दिखा दीजिए। और फिर PCO2 जो रहता है वो आपका कम रहता है और PO2 जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कर्व आपका ऐसे आता है, लेफ्ट शिफ्ट या अपवर्ड शिफ्ट। तो इसमें आपका देखिए ये होता है लेफ्ट शिफ्ट या अपवर्ड शिफ्ट।
ठीक ना। और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक ना, ये हो गया आपका शिफ्ट कर्व। अब आइए देखते हैं, अब देखते हैं CO2 ट्रांसपोर्ट। CO2 ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि ये भी ब्लड से आपका ट्रांसपोर्ट होता है, टिश्यू लेवल से लंग्स तक आता है। तो इसमें जो होता है 70% जो होता है वो आपका बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। 70% जो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक ना, और जो 20 से 25% होता है वो आपका हीमोग्लोबिन से बाइंड करके होता है। और 7% जो होता है वो आपका प्लाज्मा में डिजोल्व स्टेज में ट्रांसपोर्ट होता है। और जो होता है 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये आपका 4 ml CO2 कैरी करता है। ठीक ना, ये लाता है एल्वियोलाई लेवल तक। ठीक, CO2 4 ml CO2 कैरी करता है। अब आते हैं, देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो देखते हैं आपका बाइकार्बोनेट के रूप में कैसे ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे ये CO2 फॉर्म हुआ है आपका टिश्यू लेवल पे, तो यहाँ CO2 बहुत ज़्यादा है। तो CO2 क्या होगा, CO2 अंदर जाएगा। ठीक ना, ब्लड में, ये ब्लड कैपिलरीज है, इसके अंदर गया, ARBC है, इसमें अंदर गया तो CO2 यहाँ भी जाएगा, CO2 यहाँ भी जाएगा, लेकिन CO2 यहाँ जाता है। जब यहाँ CO2 जाता है तो CO2 आपका बाइंड करता है H2O से। ठीक ना, CO2 H2O से बाइंड कर गया, CO2 H2O से बाइंड करके आपका बनाता है H2CO3। ठीक ना, ये CRBC के अंदर चल रहा है। और आप CO2 अंदर ही क्यों बाइंड कर रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं बाइंड कर रहा है, क्योंकि जो इसके लिए एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिक्वायर होता है रिएक्शन में, इस रिएक्शन में। तो ये आपका आरबीसी के अंदर ही पाया जाता है, इसलिए यहाँ जाके बाइंड करता है। अब ये क्या हो गया, H2CO3 माइनस बन गया, H2CO3 बन गया। तो ये क्या करता है, H प्लस लिबरेट करता है, H प्लस बन गया और HCO3 माइनस। अब क्या करता है H जाके आपका हीमोग्लोबिन तो फ्री हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन तो निकल गया टिश्यू लेवल पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री हो गया तो हीमोग्लोबिन फ्री हो गया। तो हीमोग्लोबिन से आपका H प्लस जाके बाइंड कर जाता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है ये एक बफर की तरह काम करता है। ठीक ना, एक्स्ट्रा सेलुलर बफर की तरह, मतलब ये एक्सेप्टर भी बहुत अच्छा है और डोनर भी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है H प्लस को, और यही जाके लंग्स लेवल पे आपका लिबरेट कर देगा, मतलब छोड़ देगा। ठीक ना, अब क्या हो गया, H प्लस यहाँ बाइंड कर गया, CO3 माइनस यहाँ है, तो CO3 माइनस, क्योंकि यहाँ आयनिक इनबैलेंस हो रहा है, तो आयनिक इनबैलेंस क्या है, यहाँ पे एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन चैनल आप नाम सुनेंगे। प्रोटीन चैनल क्या करता है, ये बाहर से क्लोराइड को अंदर लाता है और इसको बाहर करता है। ठीक ना, HCO3 माइनस को बाहर कर देता है। ठीक ना, HCO3 माइनस बाहर चला गया और क्लोराइड अंदर आ गया। अब जो क्लोराइड अंदर आया इसी को कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं हेमबर्गर फिनोमिना, हेमबर्गर फिनोमिना, या फिर इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक ना, यही होता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका बाइकार्बोनेट बन गया, बाइकार्बोनेट आ गया यहाँ पे। अब बाइकार्बोनेट के रूप में ये लंग्स लेवल पे जाता है, तो यहाँ बनाते हैं आपका ये, यहाँ ये ट्रैकिया हो गया, हाँ ये देखिए लंग्स। ठीक ना, यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ एल्वियोलाई लेवल पे, एल्वियोलाई लेवल पे आपकी ब्लड कैपिलरी आती है। तो यहाँ आरबीसी है, तो आरबीसी यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन जब जाएगा तो H प्लस, H प्लस बना है, तो ऑक्सीजन जाएगा तो H प्लस इसको रिलीज करेगा। ये सब आरबीसी में चल रहा है। तो ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है तो H प्लस फ्री हो जाता है, तो H प्लस आयनिक इनबैलेंस क्रिएट करता है, तो जिसके कारण आपका क्लोरीन बाहर जाता है। आरबीसी में चल रहा है सब, क्लोरीन बाहर जाता है। ठीक ना, और बाइकार्बोनेट अंदर आता है, SU3 माइनस अंदर आता है, तब फिर इससे बाइंड करके H2O और CO2 बनाता है, H2O और CO2 बनाता है। CO2 आपका लंग्स लेवल पे यहाँ से फिर ये बाहर निकल जाता है। ठीक ना, और ये जो यहाँ पे ये जो चल रहा है CO2 बाहर निकल रहा है, H+2, इसी को हम बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। इसको बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक ना, इसी को जो यहाँ यहाँ पे आ रहा है और CO2 लिबरेट हो जा रहा है, इसी को बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। ठीक ना, ये आपका देखने को मिलता है CO2 ट्रांसपोर्ट। ठीक ना, एक बार, हाँ सही है, सही, ठीक है, ओके। आइए अब देखते हैं रिस्पायरेटरी रेगुलेशन। तो रिस्पायरेटरी रेगुलेशन में होता है न्यूरल सिस्टम से।
तो न्यूरल सिस्टम में देखते हैं रिस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर। रिस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर जो होता है ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आपके मेडुला में। मेडुला में एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे होता है रिस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर, ठीक ना, ये मेडुला में प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, रिस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर जो होता है उसके पास में ही, मतलब मेडुला में या पास में ही एक होता है कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया जो होता है ये CO2 और H+ के लिए हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक ना। CO2 और H+ के लिए हाईली सेंसिटिव होता है, मतलब जैसे ही आपका CO2 ज़्यादा फॉर्म होगा, ठीक ना, और H+ ज़्यादा फॉर्म होने लगेगा, ठीक ना, तो वहाँ पे टिश्यू को आपको O2 को रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जब ये ज़्यादा फॉर्म होगा टिश्यू लेवल पे और ये ब्लड मतलब इस एरिया में आने लगेगा तो फिर यहाँ पे सेंसिटिव होगा। तो ये सेंसिटिव होता है जब ये एक्टिव हो जाते हैं, तो ये एक्टिव करता है कीमोसेंसिटिव एरिया को। जब कीमोसेंसिटिव एक्टिव होता है एरिया तो ये मैसेज देता है मेडुला को, ठीक ना। मेडुला को मैसेज देता है तो मेडुला क्या करता है, आपका इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन जो होता है, इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन कम करेगा। जब इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन क्या होगा तो तब फिर आपका जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, रिस्पायरेशन का जो वो होता है ब्रीदिंग जो है तो वो बढ़ जाएगी। मतलब आप ज़्यादा एक बार में तो आप 15 से 16 बार रिस्पायरेशन करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये क्या होता है, एक और एरिया पाया पोन्स में जो होता है नीमोटैक्सिक एरिया होता है, ठीक ना। पोन्स में जो होता है एक नीमोटैक्सिक एरिया पाया जाता है जो कि रेगुलेट करता है आपको मेडुला को। मेडुला में जो रिस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर है उसको रेगुलेट करता है, ठीक ना। मतलब ये इससे सेंसिटिव होकर के हाई चला गया तो क्या होता है, इसको जब बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो इसको सप्रेस करता है, मतलब इसको रेगुलेट करता है मेडुला को, ठीक ना। अब क्या हो गया, एक आर्च ऑफ एओर्टा होता है, आर्च ऑफ एओर्टा और कैरोटिड आर्टरी में, आर्च ऑफ एओर्टा और कैरोटिड आर्टरी में होता है। इसमें होता है, इसमें भी ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि CO2 और H+ कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, CO2 और H+ कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। तो ये जब यहाँ से पे ये सेंसिटिव होते हैं तो ये जब इनको सेंसेशन मिलता है तो क्या करते हैं, सेंसिटिव होकर के जब इसका हाई कंसंट्रेशन होता है तो सेंसिटिव हो जाते हैं, तो जिसके कारण आपका ये फिर मेडुला को मैसेज देते हैं, मेडुला को मैसेज देते हैं और उसके बाद ये रिस्पायरेशन का जो ब्रीदिंग का वो है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक ना। ये हो गया आपका रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक ना। इसमें रिदमिक सेंटर होता है, पहले तो ये वर्क करता है, फिर मेडुला दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे जो होता है ए होता है, तो ये इसको वो करता है, ठीक ना, इसको रेगुलेट करता है। अब आइए जाते हैं कुछ डिजीज आते हैं, रिस्पायरेटरी कुछ डिजीजेज हैं, तो आइए अब देखते हैं हम। पहले देखते हैं अस्थमा। अस्थमा जो होता है ये इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में ये इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक ना, और इसमें सीटी मारने की जैसे आवाज़ आती है और डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग होती है, ऑफ ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी और मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया तो जिसके कारण नैरोइंग हो जाता है, जैसे इतना है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम में, तो ये क्या होता है, ये पतला हो जाता है। जब पतला हो जाता है तो आप इसमें से जब एयर पास करेंगे बहुत ज़्यादा तो इसमें से सीटी जैसी आवाज़ तो आएगी और डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग होगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग होगी। अब एम्फाइसीमा देखते हैं। एम्फाइसीमा जो होता है इसमें क्या होता है, एल्विलाई डैमेज हो जाते हैं। एल्विलाई डैमेज हो, जैसे एल्विलाई है तो इसका जो होता है डैमेज हो जाते हैं तो ये सरफेस एरिया कम हो जाता है। मेनली जो होता है आपका सरफेस एरिया जो आपका क्या होता है वहाँ पे एक्सचेंज होता है उसके लिए सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसके और ये देखा जाता है आपका स्मोकिंग जो करते हैं उनमें देखा जाता है, स्मोकर्स में होता है, सिगरेट स्मोकर ये सब में होता है। अब आते हैं ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी जो है। ऑक्यूपेशन में ये देखते हैं कि आप जहाँ पे स्टोन फैक्ट्री होती है जहाँ पे और शीशा वाले कंपनी में उन सब सिलिकॉन, ठीक ना, और कॉटन, ये सब जहाँ इन सब में जो काम करते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, उनमें क्या होता है कि लंग्स में क्रॉनिक डैमेज हो जाता है, ठीक ना। इसमें इन्फ्लामेशन होता है जो कि लीड कर जाता है आपका फाइब्रोसिस में, ठीक ना। इन्फ्लामेशन जो होता है
वो आपका लीड कर जाता है फाइब्रोसिस में, और जिसके कारण सीरियस लंग डैमेज हो जाता है। इनमें भी आपका ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक ना। ऑक्यूपेशनल में बहुत सारे आपके हैं कॉजेज, जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले, कोल में काम करने वाले, कोल फैक्ट्री, और जहाँ पे डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, शुगर केन में काम करने वाले, ठीक ना, इन सब में देखने ऑक्यूपेशनल देखने को मिलता है, ठीक ना। फार्मर्स में भी होते हैं, मतलब बहुत सारे एलर्जेंस और डस्ट पार्टिकल के कारण, ठीक ना, पॉलन गिरने के कारण, ये सब देखने को मिलता है। ठीक, थैंक यू फॉर लिसनिंग।